हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11 के लिए इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बस बच्चे, वैसे तो मैंने पहले भी कहा था कि इसकी डिटेल स्टडी हमारे पास नहीं है, फिर भी हम एक बार इसको देखेंगे क्योंकि मिलीकन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला था। क्या कि उन्होंने चार्ज को डिटरमाइन किया था और उस चार्ज की हेल्प से हमने बाद में क्या डिटरमाइन किया था, मास ऑन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात करी थी और मैंने कहा था कि मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम फिर किसी लेक्चर में करेंगे, तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। बच्चे, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैथोड रेज क्या होती हैं और बाद में ये पता चला कि ये जो कैथोड रेज होती है नेगेटिवली चार्ज होती हैं और बेसिकली इनको इलेक्ट्रॉन बोला गया। अब ये कैसे पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं वो हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बच्चे, जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ली थी उस गैस को बार बार बदल कर देखा गया मीन्स गैस चेंज कर दी गई, जो इलेक्ट्रोड्स थी उनको बदल दिया गया। हर बार जब गैस को आप बदल रहे थे या मेटल इलेक्ट्रोड्स को आप बदल रहे थे, फिर भी जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे थे वो सेम रिजल्ट्स थे, मीन्स जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल सेम आ रही थी। सिमिलरली द रेशियो ऑफ द चार्ज बाय मास वो भी हमेशा सेम आ रही थी एंड चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर स्पीसीज वो भी हमेशा क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स, जो रेडिएशन, जो सब्सटेंसेस कहाँ से, कैथोड से निकल रहे थे या जो गैस से निकल रहे थे, हमने कहा था सोर्स दोनों थे, गैस भी थे और कैथोड भी थी, तो वो सब क्या है एक्चुअली में, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एवरी एटम। क्यों? क्योंकि सब में गैसेस की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था और इलेक्ट्रोड्स के मैटर के मटेरियल जो है नेचर उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा था कि इलेक्ट्रोड हमने क्या ली है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी एटम बिकॉज charge by mass ratio is always same and independent on the nature of the gas as well as independent on the nature of the electrode used। हमेशा सेम रेशियो आई, तो इससे हमें पता चला कि वो ऐसे पार्टिकल हैं जो हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं। ठीक है, चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है, जिनकी E/m रेशियो जो थी वो हमेशा 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम्स पर ग्राम के इक्वल आती थी। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मिलीकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो बच्चे, मिलीकन ने क्या किया, एक कंटेनर लिया, आप एक बॉक्स मान सकते हैं। उस बॉक्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैंने दो प्लेट्स लगाई हुई हैं, दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज और ये कैसी इलेक्ट्रोड है, नेगेटिवली चार्ज, और मैंने इनको सोर्स ऑफ एनर्जी से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, किसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये वेरिएबल वोल्टेज है, मतलब मैं इस वोल्टेज को अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। आई कैन चेंज दिस अकॉर्डिंग टू आवर विल। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक एटोमाइजर लगा हुआ है, यहाँ पर हमने ऑयल लिया हुआ है। एटोमाइजर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप स्प्रे बोतल समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी स्प्रे बोतल से पानी स्प्रे करते हैं, या यू कैन इमेजिन लाइक परफ्यूम बोतल। परफ्यूम के बोतल का जब आप ढक्कन दबाते हैं या ऊपर से, तो क्या होता है, उसके अंदर से परफ्यूम निकल के उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो निकल कर बाहर आते हैं। एटोमाइजर बिल्कुल वैसा ही था। इसके अंदर हमने ऑयल लिया है और जैसे ही आप इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, यहाँ से ऑयल की ड्रॉपलेट्स यहाँ पर स्प्रिंकल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बच्चे एक टेलीस्कोप लगा हुआ है जहाँ से मिलीकन क्या कर रहे थे, यहाँ अंदर होने वाली एक्टिविटीज को देख रहे थे, और यहाँ पर एक सोर्स रखा गया है जिससे एक्स रेज निकलती हैं और उन एक्स रेज को भी इस कंटेनर के अंदर डाला गया ताकि जो गैस यहाँ पर है उस गैस को आयोनाइज किया जा सके। और इसके अंदर क्या थी, गैस प्रेजेंट थी। इसके अंदर क्या थी, गैस। उस गैस को आयोनाइज करने के लिए यहाँ पर क्या रखा गया, एक्सरे का सोर्स, और ये एक्सरे सोर्स क्या करता था, इन गैसेस को आयोनाइज करता था। तो दिस इज द कंप्लीट सेटअप डन बाय R.A. मिलीकन टू फाइंड द चार्ज एंड फाइनली द मास ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे, हुआ क्या, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर एक फाइन होल, बहुत छोटा सा होल छोड़ा हुआ था जिससे कि बहुत कम ड्रॉप्स ही नीचे आ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही ड्रॉप आएगी, कुछ और ड्रॉप्स भी आएंगी, लेकिन मिलीकन किसी एक ड्रॉप को कंसंट्रेट करके चल रहे थे। मिलीकन किसी एक ड्रॉप पे ही अपना पूरा फोकस सेटअप कर रहे थे। ठीक है,
तो वो क्या स्टडी कर रहे थे कि क्या चार्ज निकलेगा इसके ऊपर, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ से एक ऑयल ड्रॉप यहाँ पर आई। यहाँ पर जो गैसेस थी बच्चे, उन गैसेस को एक्स रेज की हेल्प से आयोनाइज कर दिया गया। और जब किसी भी गैस के ऊपर हमने कहा कि कोई एक्स रे स्ट्राइक करेगी तो ये गैस क्या करेगी, इट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। गैसेस क्या करेंगी, दे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन इनसे निकलेंगे, ये जो ड्रॉपलेट है, उन ड्रॉपलेट्स ने उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। और जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दे बिकम नेगेटिवली चार्ज। ऐसी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स थी जिन्होंने अलग अलग चार्ज, मीन्स मैग्नीट्यूड अलग अलग था उनका, लेकिन था सभी नेगेटिवली चार्ज। और ये जो ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ से गिर रही थी, उन सबके मास भी डिफरेंट थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही बार ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की, बार बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड किए। और इसमें वो क्या स्टडी कर रहे थे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दिस कंटेनर। तो यहाँ पे बच्चे क्या देखा गया कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट थी, ये जो यहाँ से आई थी, जिसने अपनी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज ले लिया था, इट इज मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ है, अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, उस पर क्या करेगी, ग्रेविटी वर्क करेगी। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, और ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ मूव कर रही थी। फिर मिलिगन ने क्या किया, यहाँ पे जो वोल्टेज थी इसको ऑन किया। जैसे ही इन्होंने वोल्टेज को ऑन किया, यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज। देखिए जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इट रिपेल, एंड एट द सेम टाइम दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अट्रैक्ट दिस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट। मीन्स क्या हो रहा है, ये ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ खींच रही है, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। नीचे की तरफ आ रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। सिमिलरली एट द सेम टाइम ये जो नेगेटिव चार्ज है प्लेट का, ये इस नेगेटिव चार्ज को भी रिपेल कर रहा है। मींस जो इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ से लग रहा है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से लग रहा है, वो इस ड्रॉपलेट को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ भेज रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है वो भी इस ऑयल ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ खींच रही है। अगर मैं यहाँ पे हम मान लिया मैं इसको ऑयल ड्रॉपलेट की तरह कंसीडर कर रही हूँ, हालांकि राउंड नहीं है, वी कैन एज्यूम। मीन्स मैं ये मान सकती हूँ कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, प्लेट इसको रिपेल कर रही है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। मींस ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है बच्चे, वो मूविंग कंडीशन में है और ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में घूम रही है। ये देखा गया जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करी गई, क्या अप्लाई करी गई, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज। तो उस कंडीशन में ये जो ड्रॉपलेट थी ये ऊपर की तरफ खींची गई। मीन्स ये ड्रॉपलेट कुछ यहाँ आ गई, क्यों, क्योंकि हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ पर मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और यहाँ से रिपल्शन भी ज़्यादा हो गया, इसलिए ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो गई, ऊपर की डायरेक्शन में मूव। फिर धीरे धीरे हमने वोल्टेज को बिल्कुल कम कर दिया। जब वोल्टेज को बिल्कुल कम कर दिया गया बच्चे, तो ये देखा गया कि ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट थी ये नीचे आ गई। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना। और पहले क्या था, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। मींस अगर आप इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ, कम लगाएंगे तो नीचे की तरफ। धीरे धीरे मिलिगन ने इस वोल्टेज को इस तरीके से चेंज किया। मींस आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो जो लग रहा था वो ड्रॉप पे लग ही रहा था, लेकिन बाय चेंजिंग, बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज वी कैन मेक दिस ड्रॉप स्टेशनरी। तो उन्होंने क्या किया, इस वोल्टेज को धीरे धीरे चेंज करते रहे और वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पर जाकर इन्होंने इस ऑयल ड्रॉप पर
लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस कर दिया और उस कंडीशन पर ये जो ड्रॉपलेट थी वो स्टेशनरी हो गई। समझ में आ रही है? मीन्स बाय changing the voltage in such a way that the gravitational force acting on the droplet become exactly equal to the electrical force acting on the droplet। तो यहाँ पर आने पर ये ड्रॉप क्या हो गई? that become stationary। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि at a point he balanced इलेक्ट्रिकल फोर्स इन सच अ वे, ही कंट्रोल लिख लेते हैं बैलेंस की जगह, ही कंट्रोल इलेक्ट्रिकल फोर्स इन सच अ वे दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड एट दैट पॉइंट ऑयल ड्रॉप बिकम स्टेशनरी। ऑयल ड्रॉप बिकम स्टेशनरी मीन्स उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया। और इस पॉइंट पर यह देखा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट। और यहाँ से फिर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से क्या निकाला गया? चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट विच कम्स आउट टू बी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि यहाँ पर ये नहीं कि उसने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, वो डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो किसी सोर्स से आपको वो डाटा मिल भी सकता है, अगर आप कहेंगे तो मैं डाटा आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगी, बट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट बदल रहा था बार बार, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ड्रॉप्स को स्टडी कर रहे थे। जितना चार्ज कोई भी ड्रॉपलेट, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ड्रॉपलेट एक ही नेगेटिव चार्ज गेन करेगी, मोर देन 1 नेगेटिव चार्ज भी कोई ड्रॉपलेट गेन कर सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि चार्ज ऑन दैट ड्रॉपलेट कम्स आउट टू बी दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स और 4.803 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। मींस ESU के टर्म में ये था, लेकिन हम कूलम्स के टर्म में चार्ज पढ़ते हैं तो दैट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट थी, एक्चुअली में नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आ रही थी? कांस्टेंट। इससे ये पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एवरी एटम। ठीक है, तो दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर हमने यहाँ से मास निकाल के प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखा ही दिया था। ठीक है बच्चे, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इसका श्रेय जो जाता है वो ई गोल्डस्टीन को जाता है। और यहाँ पे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि एनोड रेज क्या है और प्रोटॉन क्या है। देखिए, जब ये पता चला जे थॉमसन के द्वारा कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और सभी एटम्स के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, बट हमें तो ये मालूम है कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये बात पता चली कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, जो बहुत सारे अदर साइंटिस्ट जो थे वो डिस्कवरी करने पर लग गए कि अगर इसके अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और उस टाइम पर जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हुई थी, न्यूट्रॉन्स के बारे में किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये मालूम ही नहीं था कि न्यूट्रॉन भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल इसके अंदर होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग रिसर्च करते गए, साइंटिस्ट अपनी अपनी रिसर्चेज, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करते गए, लेटर ऑन पता चला कि थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज न्यूट्रॉन्स। उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए बिल्कुल वैसा ही इंस्ट्रूमेंट लिया गया विच इज कॉल्ड गैस डिस्चार्ज ट्यूब या क्रुक्स ट्यूब, जिसको हमने बोला था। ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी। डिफरेंस क्या था? एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक डिफरेंस था। वहाँ पर हमने जो कैथोड ली थी उसको परफोरेटेड लिया था। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? सॉरी, एनोड को परफोरेटेड लिया था, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? कैथोड को परफोरेटेड ले रहे हैं। परफोरेटेड मीन्स जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे छेद हैं। ये क्या हो गई हमारी? एनोड। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड विच इज परफोरेटेड। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी हाई वोल्टेज अगेन यहाँ से प्रोवाइड की गई, हाई
वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड की गई। और तीसरा यहाँ पे दूसरा डिफरेंस क्या था बच्चे, दूसरा डिफरेंस ये था कि यहाँ पर हमने एनोड को सिंपल लिया, कैथोड को परफोरेटेड लिया, पहला डिफरेंस कैथोड और एनोड में। और दूसरा डिफरेंस क्या था बच्चे, यहाँ पे हाई वोल्टेज तो उसमें भी ली थी, इसमें भी ली थी। यहाँ पर जो गैस थी उसका प्रेशर इतना ज़्यादा लो नहीं था जितना कि लो प्रेशर हमने कैथोड के केस में लिया था। मीन्स यहाँ पर जो प्रेशर था दैट वाज नॉट टू मच लेस, ठीक है। यहाँ पर जो गैसेस थी वो थोड़ी बहुत कम प्रेशर पर थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम प्रेशर पर नहीं थी। तो ये देखा गया जैसे ही यहाँ से हाई वोल्टेज प्रोवाइड की गई और यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही ZNS की स्क्रीन लगाई हुई है। क्या है यहाँ पर, ZNS स्क्रीन। तो ये देखा गया बच्चे कि जैसे ही वोल्टेज को कनेक्ट किया गया, कुछ पार्टिकल्स यहाँ से इस तरफ मूव करते हुए दिखाई दिए और जो ये परफोरेटेड कैथोड थी इसमें से निकलकर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर कुछ सिंटिलेशंस हमें प्रोड्यूस हुए, कुछ कलर प्रोड्यूस हुए। मीन्स जैसे ही रेडिएशन इस पर स्ट्राइक कर रही थी यहाँ पर हमें ग्रीनिश कलर की ग्लो ऑब्टेन्ड हो रही थी। मीन्स ये तो कंफर्म था कि यहाँ से एनोड की तरफ से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं, कुछ रेज निकल रही हैं और वो रेज जाकर क्या कर रही हैं, ZNS की स्क्रीन से टकरा रही हैं। क्यों, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या ली थी, परफोरेटेड कैथोड ली थी ताकि रेडिएशन यहाँ से निकल जाए। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्योंकि हमने कैथोड ली है, यहाँ से भी क्या निकलेंगी, कैथोड रेज निकलेंगी एंड दीज कैथोड रेज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द एनोड। मीन्स कैथोड रेज आर मूविंग टुवर्ड द एनोड एंड एनोड रेज आर मूविंग टुवर्ड द कैथोड, ठीक है। एंड फाइनली दे पासिस थ्रू द कैथोड एंड स्ट्राइक विद द ZNS स्क्रीन। तो यहाँ से ये पता चला कि एक्चुअली में कुछ तो हो रहा है इसके अंदर, कुछ तो रेडिएशंस निकल रही हैं और वो रेडिएशन ही ZNS की स्क्रीन के ऊपर सिंटिलेशन या चमक प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। और ये वही वैक्यूम पंप लगा हुआ है प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए जितना हमें चाहिए। और यहाँ पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस को स्टडी किया गया। गैसेस बदली गई, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को लिया गया या फिर डिफरेंट गैसेस को यहाँ पर लेकर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, ठीक है। तो यहाँ से देखकर बच्चे क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि व्हाट आर दीज रेडिएशंस, ये रेडिएशंस हैं क्या। क्योंकि ये रेडिएशन एनोड से निकल रही थी, दैट इज वाई, ऐसा लग रहा था कि एनोड से निकल रही हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज एनोड रेज, दे आर नोन एज कैनाल रेज। कैनाल रेज इसलिए बोला एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेज। कैनाल रेज इसलिए बोला क्योंकि ये जो इसके जो छोटे छोटे छेद हैं, कैनाल्स हैं, उनके अंदर से पास होकर जा रही थी, दैट इज वाई दीज रेज आर नोन कैनाल रेज, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि रेडिएशन ZNS स्क्रीन पर टकरा रही है और वो रेडिएशन क्या है, एनोड कैनाल रेज या पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस हैं, ठीक है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में करने के बाद बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने किसके साथ किए थे, कैथोड के साथ किए थे, वही सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर रिपीट किए गए। कैसे, यहाँ से बच्चे जो रेडिएशंस निकल रही थी यहाँ पर फिर से हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट प्लेस किया ये देखा गया कि यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी, उस स्क्रीन के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल शार्प शेडो बन रही थी। और ऑब्वियस ही बात है, शेडो तभी बनेगी अगर ये रेडिएशन क्या कर रही होंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होंगी। तो मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। फर्स्ट वन दैट दे ट्रेवल इन straight line but their speed is less than the speed of cathode rays। इनकी जो स्पीड थी कैथोड रेज की स्पीड से थोड़ी सी क्या थी, कम थी। दे ट्रैवल विद द लेसर स्पीड विद विच द कैथोड रेज ट्रैवल। क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी शेडो बन रही थी, उस शेडो से ये पता चला कि दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। दूसरा, दे आर मटीरियल पार्टिकल, दे आर मटीरियल पार्टिकल्स मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी बिकॉज यहाँ पर क्या रखा गया, एक पैडल व्हील रखा गया, बहुत लाइट व्हील, और ये देखा गया जैसे ही रेडिएशन यहाँ से पास हो रही थी ये व्हील रोटेट करना शुरू कर रहा था। मीन्स एक्चुअली दीज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। थर्ड, बाय अप्लाइंग, यहाँ पर क्या किया गया बच्चे, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, अप्लाई इलेक्ट्रिकल फील्ड
और जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया गया, मैं इसको मान लेती हूँ दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ये देखा गया कि ये जो भी रेडिएशन थी दे डेविएट टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होना शुरू हो गई। और अगर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो रही है तो इसका मतलब इनकी नेचर कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज they deviate toward negative plate या नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल प्लेट लिख देते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल प्लेट, ठीक है, नेगेटिव की तरफ डेविएट। सिमिलरली जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया उससे भी ये पता चला कि इनकी डायरेक्शन उस तरीके से थी कि जिस तरफ से ये इंडिकेट करता हो कि एक्चुअली में दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, मीन्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड we can conclude that these radiations possess positive charge on it because they deviate toward the negative terminal of the electric current या electrical plate and they deviate या they behave in such a way in the magnetic field which indicate that these radiations are positively charged radiation, ठीक है। तो ये कंक्लूजन यहाँ से पता चले, बट कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से हमें और पता चले। एंड व्हाट वर दीज कंक्लूजन कि जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज कर रहे थे तो हमने कहा था कि चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड नहीं करता। बट यहाँ पर ये देखा गया कि E/m रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, means it depend on nature of the gas taken in discharge tube, means चार्ज बाय मास रेशियो सेम नहीं आ रही थी हर बार, पहले तो सेम आ रही थी जब हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे स्टडी करे थे, लेकिन इस केस में ये देखा गया कि चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा सेम नहीं आ रही थी, वो डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर कि कौन सी गैस हमने यहाँ पर ली है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने गैस लिया उसकी नेचर के ऊपर क्या करती थी, डिपेंड करती थी, ठीक है। सिमिलरली अगर एक बात और मैं पहले यहाँ पर लिख दूँ, क्योंकि ये बात तो सबसे पहले ही मुझे लिखनी चाहिए थी, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दीज रेडिएशंस। एक्चुअली बच्चे नाम बेशक इनका एनोड रेज दे दिया गया है, बट द सोर्स इज नॉट एनोड रेज। इनका जो सोर्स होता है दे एमिट फ्रॉम आयोनाइज्ड गैसेस, दे एमिट फ्रॉम द आयोनाइज्ड गैसेस। देखिए जो गैस हमने यहाँ पर ली थी, जो गैस हमने क्या करी थी यहाँ पर ली हुई थी, हुआ क्या, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया यहाँ से क्या निकली, कैथोड रेज एमिट हो रही हैं, क्या एमिट हो रही हैं, कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज क्या करेंगी, दिस स्ट्राइक विद द गैस विच इज प्रेजेंट इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे ही ये रेडिएशंस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस के पार्टिकल हैं उनसे स्ट्राइक करेंगे, ओबियस है दे एमिट द इलेक्ट्रॉन, वहाँ से क्या एमिट हो गए, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, इसीलिए वो क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। एट द सेम टाइम ये जो बचे हुए पार्टिकल्स थे विच आर पॉजिटिवली चार्ज, दीज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस आर मूविंग टुवर्ड द कैथोड एंड फाइनली स्ट्राइक विद द ZN स्क्रीन। मीन्स इनका जो सोर्स था वो एनोड नहीं था, ये कहाँ से निकली थी, ये आयोनाइज्ड गैसेस से निकली थी। दे आर एमर्जेस, दे एमिट फ्रॉम द आयोनाइज्ड गैसेस, मीन्स आयन से, गैसेस के आयन से निकली हुई थी, ठीक है। तो इसका ये सोर्स है, मीन्स ये कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस थी समवेयर, वहाँ पे उस गैस के कारण एमिट हुई थी, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा E/m रेशियो क्या थी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, एंड सिमिलरली द चार्ज on these rays is also depend on nature of gas,
नेचर ऑफ गैस मीन्स जो चार्ज था वो भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता था, हर बार सेम नहीं आ रहा था, जैसे कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इन केस ऑफ कैथोड रेज आ रहा था। मीन्स चार्ज भी किस पर डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था, बट इट इज सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए डिफरेंट तो आ रहा था हर बार, है ना, जो चार्ज था वो डिफरेंट तो आ रहा था, बट जो चार्ज डिफरेंट आ रहा था वो जो हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसका सिंपल होल नंबर मल्टीपल आ रहा था, क्योंकि हमने कहा था कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो सबसे छोटा चार्ज है, उसको हमने 1 यूनिट चार्ज कहा था। इसका मतलब यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही थी उन पे 2 यूनिट, 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, इस तरीके से मल्टीपल्स में चार्ज निकल रहा था। इसका मतलब ये जो रेडिएशंस थी वो सभी की सभी रेडिएशंस एक्चुअली में सेम चार्ज कैरी नहीं करती थी, ठीक है ना, दे कैरी डिफरेंट चार्ज विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन। देखिए यहाँ से सीधा सीधा क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन को आयनाइज करूँ इट विल गिव H पॉजिटिव, है ना। अगर मैं किसी और गैस को आयनाइज करूँ हो सकता है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता हो, किसी और गैस को आयनाइज किया हो सकता है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आता हो। तो हर बार क्योंकि चार्ज अलग अलग निकलेगा गैसेस से, तो सीधी सी बात है ये नंबर तो वैसे भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या था, ये 1 यूनिट चार्ज के बराबर था, ये 2 यूनिट चार्ज के बराबर था, और ये कितना 3 यूनिट चार्ज के बराबर था। मीन्स सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशियो में आ रहा था, ठीक है। बट यहां से पता चला क्या कि चार्ज की रेशियो भी क्या थी, डिफरेंट थी। एंड चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो कम्स आउट टू बी, जो चार्ज बाय मास रेशियो बच्चे इस केस में आ रही थी वो क्या थी, 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। मीन्स charge by mass ratio in case of these radiations comes out to be every time 9.58 into 10⁴ coulombs per gram। और जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर जो चार्ज था दैट वाज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस इस केस में यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू आ रही थी वो चार्ज की वैल्यू कितनी थी, नेगेटिव थी, यानी कि पॉजिटिव थी, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर थी, ठीक है। यहाँ से फिर से क्या निकाला गया, मास ऑफ दीज रेज क्या निकलेगा, तो फिर से वही चार्ज बाय मास और इस रेशियो से हम निकाल सकते हैं चार्ज बाय में चार्ज बाय मास रेशियो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय में 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। बच्चे जब इसको सोल्व किया गया तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और ये देखा गया ये जो मास आया है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, दिस मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ये जो मास था ये किसके बराबर था, दिस मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मीन्स एक बात और बोली जा सकती है इसके लिए कि मास ऑफ गैसेस taken in a discharge tube is also different for different gases, means वैल्यू ऑफ चार्ज भी अलग अलग गैसेस के लिए अलग थी, Z/E/m रेशियो भी सबके लिए अलग थी, मास ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब वो भी क्या थी, अलग थी। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन को लेकर इस एक्सपेरिमेंट को किया तो हमें ये पता चला कि ये चार्ज बाय मास रेशियो आता है, ये चार्ज आता है, ये यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, मास। और ये जो मास था ये किसका मास था, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए बच्चे ये जो चार्ज बाय मास रेशियो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, चार्ज बाय मास रेशियो जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल ले लूँ जो कि क्या था, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन क्या है, दिस इज द लाइटेस्ट पार्टिकल।
तो यहाँ पर अगर मैं लाइटेस्ट पार्टिकल का मास ले लूँ तो यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ तो ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी, हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो आएगी। सीधी सी बात है ये तो, कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ऐसा पार्टिकल ले लूँ जो कि लाइटेस्ट हो, उसका मास अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो यहाँ पर जो मेरी ये वैल्यू आएगी दैट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू। और जब अलग अलग गैसेस को यहाँ पर लेकर एनालाइज किया गया, डिफरेंट गैसेस की स्टडी यहाँ पर की गई, बच्चे ये पाया गया कि जो मास था, यहाँ पर जो गैसेस आ रही थी उनका मास इसके एग्जैक्टली सिमिलर नहीं था, बट इस मास का सिंपल मल्टीपल था। मान लिया कोई गैस, अगर यहाँ पर मैंने हीलियम ले रखी है तो इसका मास जो था इसका 2 यूनिट था इस चार्ज का, 2 ऑफ दिस यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कोई और गैस ली तो उसका मास ये नहीं था, बट इसी का कुछ ना कुछ सिंपल मल्टीपल नंबर था। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसेस हम ले रहे हैं, डिफरेंट गैसेस, बेशक ये सब चीज़ें उसके लिए क्या कर रही हैं, डिफर कर रही हैं, बट क्योंकि जो मास आ रहा था, जो चार्ज बाय मास रेशियो आ रही थी, जो चार्ज आ रहा था वो कितना, इसी चार्ज का सिंपल होल नंबर मल्टीपल और इस मास का सिंपल होल नंबर मल्टीपल ही। These are positively charged particles having mass equal to mass of proton। ये ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनका मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, बट ये किसके लिए है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन गैस, क्योंकि बाकी के लिए जो मास आएंगे वो प्रोटॉन के मास के बराबर नहीं आएंगे, बल्कि इनके सिंपल होल नंबर मल्टीपल, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, लाइक दिस। चार्ज और मास क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। तो दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिनका मास प्रोटॉन के बराबर है, इन पार्टिकल्स को क्या कह दिया गया, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। एंड बेसिकली दीज आर एनोड रेज विच आर नॉट एमर्जिंग फ्रॉम द एनोड, एक्चुअली दीज आर एमर्जिंग फ्रॉम द आयोनाइज्ड गैसेस। पता चला ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स अभी नहीं मालूम थे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स प्रपोज करना शुरू कर दिया, जैसे कि थॉमसन का मॉडल है, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल है, कि ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली होते कहाँ पर हैं। पहले तो यही मालूम नहीं था कि कुछ होता भी है इनके अंदर, जब पता चला होता है तो फिर वो कहाँ पर होते हैं, इसके लिए वेरियस मॉडल्स पुट फॉरवर्ड। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे उसमें वही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, उनमें से कुछ आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।